अब रेडॉक्स रिएक्शन के एन फैक्टर में जो स्पेशल टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी थी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसी का हम एन फैक्टर निकालना देखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखो कि कैसे निकालते हैं, फिर एक्सप्लेन भी करूंगा मैं इसे। तो लिखो एन फैक्टर, अगर आपका कोई भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह कैसे होता है डिसप्रपोर्शनेशन में हम देख चुके हैं, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो सब बातें नहीं करेंगे कि डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ एन फैक्टर की बात करेंगे। तो क्या होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अभी एक्स और वाई क्या है लिखेंगे, पहले तो लिखो कि क्या होगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। ये एन फैक्टर फॉर डिसप्रपोर्शनेशन, ये आपको रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब लिखो वेयर, जहाँ पे हमारा x क्या है, x है एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस अलोन, और y क्या है, एन फैक्टर फॉर रिडक्शन प्रोसेस अलोन। मतलब हमें पता है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, और वो बेसिकली सेम स्पीशीज का हो रहा है। सेम स्पीशीज में भी सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों हो रहे हैं, तो हम दोनों का इन फैक्टर सेपरेटली निकाल लें, ठीक है। और कैसे निकालेंगे हम इसको, वही ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो क्या हम देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, इसमें भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। हमारा क्या आ जाएगा, एन फैक्टर आ जाएगा फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड फॉर रिडक्शन प्रोसेस, और एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करके हमारा एन फैक्टर आ जाएगा डिसप्रपोर्शनेशन के लिए, ठीक है। और डिसप्रपोर्शनेशन के लिए एन फैक्टर किसी रिएक्शन के लिए तो आता नहीं, बेसिकली किसके आएगा, उस सब्सटेंस का एन फैक्टर आएगा जो कि डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है जिसका, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, पहले तो इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या कर लो, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, कि ये अपना ठीक भी है कि नहीं। क्या ले लो, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, सपोज ए चेंजिंग इनटू ए एक्स प्लस प्लस बी, सॉरी प्लस ए वाई माइनस, ठीक है। इस टाइप का आप कोई क्या ले लो, एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो अब जो हमने जितना हमने पढ़ा, जो अभी अगर अगर मैं इसको सही मानूँ तो इसके हिसाब से हमारा एन फैक्टर क्या आना चाहिए, तो उसको निकालते हैं। पहले तो देखो हमारा किस में है, ए हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस एक्स है, और इसकी क्या है, माइनस वाई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इतनी बात तो हम बोल ही सकते हैं। अब इस ऑक्सीडेशन का और इस रिडक्शन का हमें फैक्टर निकालना होगा। किसका निकालना होगा, इसी का निकालना होगा, क्योंकि इसी का तो हमें फैक्टर निकालना है, यही डिसप्रपोर्शनेशन में भाग ले रहा है, तो हमें इसी का फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर निकालना है इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस एज वेल एज रिडक्शन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन में निकाल तो जीरो से गया प्लस एक्स में, ठीक है, जीरो से गया एक्स में, चेंज कितना हुआ एक्स का, और एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसका फैक्टर कितना आ गया, यहाँ पे आप एन फैक्टर निकालोगे या फिर वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, तो कितना है एक्स का चेंज और एटॉमिसिटी 1, तो एन फैक्टर कितना आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। एन फैक्टर आ गया एक्स, ठीक है। और रिडक्शन प्रोसेस में अगर आप निकालो एन फैक्टर, तो कितना जीरो से गया माइनस वाई में, कितने का चेंज, वाई का चेंज इंटू एटॉमिसिटी 1 आपका। इस रिडक्शन प्रोसेस में एन फैक्टर क्या आ गया, वाई आ गया, जो कि हमारा हमने माना भी था कि एक्स क्या है, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड वाई है और हमारा एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा एन फैक्टर क्या होना चाहिए, एन फैक्टर किसका, ऑफ किसी सब्सटेंस का, ऑफ ए, क्योंकि यही डिसप्रपोर्शनेशन में भाग ले रहा है, तो उसका क्या होना चाहिए हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स आया है हमारा एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड वाई एन फैक्टर फॉर रिडक्शन प्रोसेस, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये ठीक भी है कि नहीं, और ठीक हम कैसे देखेंगे, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, मैंने बता रखा है कि जब भी हम अटके एन फैक्टर निकालने में रिडॉक्स
रिएक्शन में कभी भी रिडॉक्स हो रही हो और हमारा कोई भी हमें किसी भी सब्सटेंस का इन फैक्टर निकालना हो तो कभी भी अटको, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? आप लगाओगे टोटल इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ रिएक्शन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट सब्सटेंस जिसका आपको इन फैक्टर निकालना है। ठीक है, टोटल इंक्रीज चाहे टोटल डिक्रीज, क्योंकि वो रिएक्शन का सेम ही रहता है, बस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है क्योंकि इसमें, तो आपको रिएक्शन बैलेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखें। तो अगर हम इसको बैलेंस करें, देखो अगर हम इसको बैलेंस करें तो देखो, ठीक है, हम राइट टू लेफ्ट बैलेंस कर सकते हैं। अगर राइट टू लेफ्ट बैलेंस करें तो हम इसमें देखें यहाँ से यहाँ कितने का हमारा एक्स का क्या हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है, और यहाँ से यहाँ वाई का क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है। बैलेंसिंग ही तो कर रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स यहाँ चले जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस कर रहे हैं। अरे भाई बैलेंस कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट हमारे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, तो वाई ए एक्स प्लस प्लस एक्स ए वाई माइनस, अब इसको आप क्या कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, इधर क्या है, ए है। ठीक है, ए है तो इधर ए कितना हो जाना चाहिए, एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पे ए कितना है, एक्स प्लस वाई, तो इधर भी एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, अब टोटल इंक्रीज डिक्रीज अगर हम निकालें तो क्या आएगा, देखो इसमें क्या आ रहा था, इसमें आपका एक्स का डिक्रीज था और इसमें क्या था, वाई का इंक्रीज था। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें वाई से, इसे मल्टीप्लाई कर दें एक्स से, एक्स वाई का क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा, और इससे क्या एक्स वाई का डिक्रीज आ जाएगा। तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज फॉर दिस रिएक्शन कितना हो गया, एक्स वाई। ठीक है, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन हो गया एक्स वाई। ठीक है, तो अब हमें एन फैक्टर निकालने हैं, तो एन फैक्टर निकालने हैं तो क्या हो गया, एक्स वाई टोटल इंक्रीज डिक्रीज अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, ए का, एक्स प्लस वाई। तो क्या आ गया हमारा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो जो पढ़ा जो समझा वो बिल्कुल सही था। ठीक है, ऐसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, इन फैक्टर एक्स वाई अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबके एन फैक्टर आ गए। ठीक है, तो हमने एन फैक्टर निकाल लिया कि जब भी डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा हो तो जो सब्सटेंस जिसका डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है उसका एन फैक्टर हम एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स क्या है, इन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस ओनली, एंड वाई क्या है, इन फैक्टर फॉर रिडक्शन प्रोसेस ओनली, ऑब्वियसली उस सब्सटेंस के लिए जिसका डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। इस बात को हमने प्रूव करके भी देख लिया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स अगर तुम देखें तो वही देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, सपोज हमारा एग्जांपल है H2O2, हमें पढ़ा है सेल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हमने पढ़ा है किसका एग्जांपल होता है, डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल होता है इसमें H2O और O2 में टूट जाता है, मतलब हमने H2O2 को रखा है सपोज, तो वो अपने आप पड़े पड़े डिकम्पोज करता रहेगा, उसका डिसप्रपोर्शनेशन होता जाएगा। और हमें पता है इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट साइड पे -1, और इधर फिर रिडक्शन होके -2 और ऑक्सीडेशन होके 0 में चले जाता है। ठीक है, यही डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। ठीक है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन क्योंकि हमारा शो करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो -1 से किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है। ठीक है, -1 से जा रहा है -2 में जा रहा है, ये हमारा रिडक्शन है। अगर हम इसका इन फैक्टर निकालें, यानी कि हम y की वैल्यू निकालें, ठीक है, y की वैल्यू निकालें, और -1 से जा रहा है 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस का इन फैक्टर यानी कि x निकालें। ठीक है, तो अब हम चलो x निकालते हैं पहले कि -1 से गया 0 में, यानी कि चेंज कितने का है, 1 का। एटॉमिसिटी कितनी है इसकी निकाल रहे हैं ना, इसका इन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी देखेंगे, तो इसमें ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2, 1 का चेंज इंटू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इसमें y निकालो, ऑक्सीडेशन हमारा सॉरी रिडक्शन प्रोसेस में एन फैक्टर कितना हुआ। ठीक है, तो -1 से गया -2, चेंज कितने का है, 1 का, और H2O2 में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2। ठीक है, तो क्या आया, y की वैल्यू भी क्या आई, 2 आई। तो हमें एन फैक्टर फॉर H2O2 निकालना है।
तो निकाल देते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, ये था अपना, तो क्या आ जाएगा अपना एन फैक्टर ऑफ H2O2 कितना आ जाएगा 2 × 2 अपॉन में 2 + 2, यह आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो एन फैक्टर ऑफ H2O2 इन डिस्प्रपोर्शनेशन हमारा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और 99% जनता H2O2 का इन फैक्टर आप पूछोगे तो 1 नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्यों, मतलब सेल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 अगर आप ऐसे बोल दो कि H2O2 का इन फैक्टर इन सेल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कितना है, तो मोस्ट लाइकली वो 1 नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिएक्शन लिख के दे दोगे तो फिर भी बोल देंगे, लेकिन एन फैक्टर 1 इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि अकेला है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। अगर सेल मतलब अकेला पड़ा है, अगर H2O2 अकेला पड़ा है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा, यानी कि H2O2 डिकम्पोज कर जाएगा किसमें H2O और O2 में, और ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन है और इसका इन फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं तो हमें पता लग गया। लेकिन अगर किसी और के साथ लें, किसी और के साथ लें तो H2O2 या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब या तो H2O2 का रिडक्शन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा, कोई भी एक प्रोसेस होगा, ये दोनों नहीं होंगे। और जब आप एक प्रोसेस का निकालोगे तो इन फैक्टर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली वो आंसर 2 दे देंगे। ठीक है, कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया, हमें रिएक्शन रिएक्शन का कोई भी आइडिया नहीं है, तब तो हम H2O2 का इन फैक्टर 2 ही बोलेंगे। ठीक है, तब तो हम H2O2 का इन फैक्टर 2 ही बोलेंगे। लेकिन हमसे पूछा जाए कि सेल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 में इसका इन फैक्टर H2O2 का इन फैक्टर क्या है, तब हमारा आंसर 1 होगा। और किसी और के साथ है तो फिर तो हम रिएक्शन देख के आइडिया लगा ही लेंगे, वो तो हम कर ही चुके हैं कि कैसे निकालते हैं रिएक्शन के केसेस में। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक बात नोट करके लिखो जो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी आइडिया काफ़ी लोगों को नहीं होता है। ठीक है, तो नोट करके आप क्या लिखेंगे, बेसिकली एक एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, सपोज एक स्पीशीज़ लेता हूँ मैं AXBY। ठीक है, एक स्पीशीज़ है। ठीक है, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इससे हमारा ये हमारा AXBY इज चेंजिंग इनटू सम प्रोडक्ट। अब हमने पढ़ा है कि हमने ऐसे भी एग्जांपल देखी थी कि ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, सपोज हमने क्या माना इसमें ने, फिर हम क्या निकालते हैं, हमें एन फैक्टर के लिए हम क्या निकालते हैं, बेसिकली एन फैक्टर जब भी हमें निकालना होता है इन रिडॉक्स रिएक्शन में, तो हम क्या निकालते हैं, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकाल के कर लेते हैं। और अगर एक स्पीशीज में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो उसी एलिमेंट का टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल जो होगा वही टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल किसका आ जाएगा, स्पीशीज का आ जाएगा। ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो और वही हमारा इन फैक्टर हो जाएगा जो टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पर मान लो एक स्पीशीज में दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो हमें टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकालना तो आता है कि सपोज मान लो एक का हम इंडिविजुअल निकालेंगे दोनों का टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल, और मान लो एक का इंक्रीज कर रहा है दूसरे का डिक्रीज कर रहा है तो उसको उसी प्रोपोर्शनेटली ऐड कर लेंगे। मान लो एक में 5 का इंक्रीज हो रहा है दूसरे में 3 का इंक्रीज हो रहा है तो हमारा 8 का इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, 8 इंक्रीज आ जाएगा नेट टोटल इंक्रीज पर मॉलिक्यूल। ठीक है, 5 का इंक्रीज कर रहा है सपोज, 3 का डिक्रीज कर रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा 2 का इंक्रीज आ जाएगा नेट पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब सपोज इसी तरीके का ही कोई केस है। ठीक है, इसी तरीके का ही कोई केस है। ठीक है, जिसमें दिक्कत आएगी वही बात करेंगे। ठीक है, बाकी में टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल जो आप निकालोगे, आप भले इनका सम करके जो भी सम सबट्रैक्ट जो भी करना पड़ेगा, आप डिपेंडिंग अपॉन कि इंक्रीज हो रहा है दोनों में कि डिक्रीज हो रहा है, कि एक में डिक्रीज एक में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो आप नेट निकाल लोगे वही आपका क्या हो जाएगा, इन फैक्टर हो जाएगा इस स्पीशीज का फॉर दिस रिएक्शन। लेकिन मान लो कुछ आपका इस तरीके से हो रहा है कि आपने ए के लिए निकाला, आपका ए और बी दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था और आपने ए का क्या निकाला
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल लिया, जो कि है आपका Z इंक्रीज, ये आया पर मॉलिक्यूल फॉर A, ठीक है। और B का आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल आया सपोज Z का डिक्रीज, ठीक है, Z का डिक्रीज, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर ऑफ AXBY इन दिस रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो Z का इंक्रीज आ रहा है और Z का डिक्रीज आ रहा है, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, टोटल नेट, टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल नेट इस स्पीशीज के लिए, Z का इंक्रीज Z का डिक्रीज मतलब जीरो हो जाएगा टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल। तो फिर तो एन फैक्टर भी क्या जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन एन फैक्टर तो हमें पता है कि जीरो कभी भी नहीं होता। तो इस केस में एन फैक्टर क्या होगा, इस केस में एन फैक्टर Z ही होगा। ये बात ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो जाए कि एक स्पीशीज में दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, और आप जब इंडिविजुअल दोनों एलिमेंट्स का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल लो और उसकी वैल्यू सेम आ जाए, बट एक इंक्रीज हो रहा हो और एक डिक्रीज हो रहा हो, तो आपका इनफैक्टर जीरो नहीं होगा, आपका इनफैक्टर उस न्यूमेरिकल वैल्यू के ही बराबर हो जाएगा जो इंडिविजुअल एलिमेंट के चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल आया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बाकी सब जगह तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो एक अलग सा नोट है, इस बात को ध्यान रखना। इसको चलो मैं डब्बे में ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके भी समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके भी समझ लेते हैं कि मैं बात जो बोल रहा हूँ वो ठीक भी है या ऐसे ही पैपै कर रहा हूँ। एग्जाम्पल सपोज हम ले, ठीक है, बहुत फेमस रिएक्शन लेते हैं NH3, हमारा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें टूटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3 है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का है +1, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन किस में है, जीरो में, और हाइड्रोजन भी किस में है, जीरो में है। अब आप क्या निकालो इनका, सपोज मेरे को इनफैक्टर निकालना है किसका, अमोनिया का निकालना है। इनफैक्टर अगर अमोनिया का निकालना है तो -3 से किस में गया, नाइट्रोजन 3 में, जीरो में गया, तो कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया, और अमोनिया में नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 1, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 का ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखो, अब आप हाइड्रोजन का निकालोगे, हाइड्रोजन किस में, +1 से जा रहा है जीरो में, मतलब एक का चेंज आ रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 3, मतलब 3 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने क्या निकाल लिया, टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकाल लिए इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, लेकिन मेरे को तो स्पीशीज का निकालना है, तो 3 का इंक्रीज 3 का डिक्रीज, तो हमारा फिर तो क्या, 3 का इंक्रीज 3 का डिक्रीज, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो फिर तो हमारा एन फैक्टर क्या जीरो, लेकिन नहीं है, तो मैं बता ही चुका हूँ कि एन फैक्टर इस केस में जीरो नहीं होता। इस केस में एन फैक्टर क्या हो जाएगा NH3 का, अगर 3 का इंक्रीज हो रहा है 3 का डिक्रीज हो रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा। ये बात फिर से लिख देता हूँ, जीरो नहीं होगा, हमारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये बात सही है कि नहीं है, कैसे प्रूव होगी, हम हमें पता है कि ये सही हो या ना हो, क्या चीज़ सही है, बैलेंसिंग वाला, टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर ऑफ रिएक्शन करके, टोटल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस, ये करके तो हमारा क्या हमेशा सही आता है। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस आप कैसे कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट करोगे, जीरो से किस में गया, -3 में गया, जीरो से गया -3 में, मतलब 3 का चेंज, 3 का चेंज, इसकी एटॉमिसिटी क्या 2, तो आपका क्या आ रहा है, अगर आप इसको करो तो आपका 6 का क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। आप यहाँ से करो, ठीक है, आपका 6 का आ रहा है डिक्रीज, ठीक है, और हाइड्रोजन जीरो से गया +1 में, तो यानी कि एक का इंक्रीज हुआ और एटॉमिसिटी 2, मतलब 2 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आपका क्या है, 6 का डिक्रीज है, ये आपका 2 का इंक्रीज है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 6 का डिक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर दो फटाफट, ठीक है, जब आप इसे बैलेंस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये अमोनिया है, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
ठीक है, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन और ट्वाइस ऑफ सॉरी और 1 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आप इधर बैलेंस करोगे तो 2 नाइट्रोजन लगा दोगे, आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सिंपल सी बैलेंसिंग है। ठीक है, और टोटल इंक्रीज डिक्रीज भी हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, सबका इन फैक्टर भी अब हम निकाल सकते हैं। इन फैक्टर क्या आ गया हर किसी के, निकाल दोगे हम। तो इसका क्या आ गया, टोटल इंक्रीज डिक्रीज 6 है अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ठीक है, इसका कितना आ गया 6/1 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, इन फैक्टर 6/3 आ जाएगा। हमें तो सिर्फ अमोनिया का ही निकालना था, अमोनिया का ही निकालना था, तो क्या आ गया 6/2 जो कि 3 है। तो 3 आना भी चाहिए था और आ भी रहा है। तो हमने यानी कि ये वाला जो बातें पढ़ी कि इन फैक्टर जब हमारा इस केस में कैसे निकालेंगे, जब हमारा टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल क्या हो, जेड का इंक्रीज जेड का डिक्रीज हो रहा हो, तो हमारा इन फैक्टर जेड के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इन फैक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इन फैक्टर निकालना होता है, तो ज़रूरी नहीं आपको ये करो, आप सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हो कि 0 से आपका क्या गया -3 में गया, 3 का चेंज आया और एटॉमिसिटी 2, मतलब इन फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इन फैक्टर आ जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आपको वाला तो तभी लगाने की ज़रूरत है जब आप कहीं अटक जाओ या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं और बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कॉम प्रपोर्शनेशन का सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखो तो नाइट्रोजन किस में है, -3 में वाला, और ये वाला नाइट्रोजन किस में है, +3 में। ठीक है, अब सपोज ये लो NH4NO2, NH4NO3 नहीं, हाँ तब +3 में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप NH4 ये आपका अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्राइट है आपका, नाइट्रोजन ये -3 में है, +3 में है, ये नाइट्रोजन में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका नाइट्रोजन कितने में है, 0 में है। ठीक है, तो हमें पता लगा कि -3 से किस में आ रहा है, 0 में आ रहा है, +3 से किस में आ रहा है, 0 में आ रहा है। तो हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कि -3 से आपका गया किस में, -3 से गया 0 में, मतलब 3 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, 3 का इंक्रीज हुआ और नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है, मतलब क्या 3 का इंक्रीज ही हुआ। ठीक है, और एन अमोनियम नाइट्राइट का जो नाइट्रोजन था वो किसमें था, +3 में था, +3 से गया 0 में, मतलब 3 का डिक्रीज हुआ और इसमें नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 3 का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 3 का डिक्रीज हो रहा है। तो अब आपको इस केस में अगर एन फैक्टर निकालना हो अमोनियम नाइट्राइट का, तो क्या आ जाएगा, एन फैक्टर ऑफ NH4NO2 क्या हमारा सिंपली 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का इंक्रीज 3 का डिक्रीज, तो हमारा 0 तो होगा नहीं, इन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, नाइट्रोजन का इन फैक्टर निकालना होता तो हम डिस्प्रपोर्शनेशन वाले से कर ही सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का अगर हमको एन फैक्टर निकालना होता तो हम डिस्प्रपोर्शनेशन वाले से कर ही सकते हैं, क्योंकि कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन होती है, और डिस्प्रपोर्शनेशन का हमें पता है x/(x+y) होता है एन फैक्टर। तो उस तरीके से हम नाइट्रोजन का एन फैक्टर इस रिएक्शन में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बस हमें इसे क्या करना होगा, राइट टू लेफ्ट करना होगा, नॉर्मल डिस्प्रपोर्शन में हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। इसी का इक्विवेलेंट वेट पूछ लेगा, इक्विवेलेंट मास पूछ लेगा, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कर दोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम रिएक्शन दी हो तो हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं, रिएक्शन नहीं भी दी हो, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस भी दिए हो तो भी हम एन फैक्टर
बता सकते हैं। लेकिन कई बार हमें रिएक्शन नहीं देगा और कुछ मीडियम दे देगा कि इस मीडियम में रिएक्शन इन इन सब्सटेंस की रिएक्शन हो रही है, तो आपको एन फैक्टर उनका बताना पड़ेगा। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन अभी हम देखेंगे और फिलहाल के लिए याद रखेंगे। वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। तो कुछ सब्सटेंसेस का आपको क्या एन फैक्टर पढ़ना होगा, याद करना होगा। ठीक है, बताता हूँ क्या याद करना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जिसका मेन फैक्टर पढ़ना है वो है परमैंगनेटाइन। परमैंगनेटाइन क्या होता है? हमारा MnO4 -1, ये होता है परमैंगनेटाइन। ठीक है, तो इसके लिए बात लिखो। ठीक है, MnO4 माइनस में आपने बहुत बार देखा कि MnO4 माइनस। ठीक है, तो MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। ठीक है, और +7 मैंने बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? +8। हमारी +8 होती है जो कि ऑस्मियम या जेनॉन के साथ होती है। और मैंगनीज के पास जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब +7 से और आगे नहीं जा सकता, और +8 +9 प्लस ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, +7 इसकी मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि इससे कम ही जाएगा। यानी कि क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज ही करेगा, मतलब पर मैंगनेट का तो रिडक्शन ही हो रहा होगा। अगर खुद ये रिड्यूस ही करेगा मतलब क्या? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इट विल ऑलवेज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो लिखो इस बात को, सिंस +7 इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मैंगनीज, so in redox reactions manganate ion always acts as an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो काम करेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा ये डिपेंड करेगा। द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ऑफ रिएक्शन। किस मीडियम में रिएक्शन हो रही है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो +7 से घटेगा ही उसका, लेकिन कितना घटेगा ये डिपेंड करेगा कि मीडियम ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द मीडियम ऑफ रिएक्शन एज फॉलोइंग। ठीक है, तो जो हमारा है परमैंगनेटायन है, परमैंगनेटायन मैंने बात कर ही ली है कि ये हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो इट विल ऑलवेज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसकी हमें रिएक्शन करानी होगी, और रिएक्शन करानी होगी तो किससे कराएंगे? किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट से कराएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन करानी है। ठीक है, अब मीडियम पे निर्भर करता है किस में बदल रहा है, तो मीडियम पे निर्भर करता है तो मतलब एसिडिक मीडियम की बात अलग है, उसमें अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। बेसिक मीडियम बोला जाए या फिर एल्कलाइन मीडियम बोला जाए, एक ही बात होती है बेसिक और एल्कलाइन, या फिर न्यूट्रल मीडियम बोला जाए। ठीक है, या फिर आपका अगली तरीके से कैसे है, तो स्ट्रांगली बेसिक बोला जाए, स्ट्रांगली एल्कलाइन बोला जाए, हाईली बेसिक बोला जाए, हाईली एल्कलाइन बोला जाए। ठीक है, मतलब बेसिक और एल्कलाइन एक ही मतलब होता है, बेसिक और एल्कलाइन कुछ अलग अलग नहीं होता है। तो एसिडिक मीडियम में अलग तरीके से, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में अलग तरीके से, और स्ट्रांगली या हाईली बेसिक या हाईली एल्कलाइन या स्ट्रांगली एल्कलाइन में अलग तरीके से। ठीक है, तो क्या करेगा?
अब ये बात देखो कि अगर एसिडिक मीडियम है तो पर मैंगनेट आयन Mn2+ में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बेसिक अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम है तो किसमें MnO2 में रिड्यूस हो जाएगा, और हाईली अल्कलाइन या हाईली बेसिक या स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो हमारा MnO4 2- में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन सब का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितना +2 आएगा इसका, +4 आएगा इसका, +6 आएगा। तो इन सभी केसेस में क्या हम n फैक्टर निकाल सकते हैं पर मैंगनेट आयन का? बताओ, क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। +7 से गया +2 में, मतलब 5 का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और इसमें मैंगनीज की एटॉमिसिटी कितनी 1, 5 का डिक्रीज एटॉमिसिटी 1, मतलब इन फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, 7 से गया 4 में, मतलब 3 का क्या हुआ, चेंज हुआ एटॉमिसिटी 1, मतलब एन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। +7 से गया +6 में, +7 से गया +6 में, मतलब चेंज कितने का हुआ, 1 का चेंज हुआ एटॉमिसिटी 1, मतलब एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि परमैंगनेट आयन पहली बात तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है हमेशा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्यों काम करता है, क्योंकि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में था है, ठीक है। और दूसरी बात कि डिपेंडिंग अपॉन मीडियम ये अलग अलग सब्सटेंस में रिड्यूस होता है, किन किन सब्सटेंस में रिड्यूस होता है ये भी ध्यान रखना है, और जब ये ध्यान है तो एन फैक्टर तो फिर हम निकाल ही लेंगे, ये तो हमारी पुरानी बातें हैं, ठीक है। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़ जेई नीट, ठीक है, बोर्ड्स, सब चीज़ के लिए, रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो भी होते थे, अब भी जो भी होते हैं, ठीक है, सब के लिए 12th लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के समान एक और आयन इम्पॉर्टेंट है जिसका हमें इसी तरीके से पता करना है, वो है कौन सा, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, डाइक्रोमेट आयन को लिखा जाता है Cr2O7 2-, ये हमने कई सारे बैलेंसिंग वैलेंसिंग जब देख रहे थे हमने देखे हैं सारे, ठीक है। इसमें क्रोमियम कितने में होता है, याद करो, +6 में होता है, +6 में होता है, ठीक है। ये भी उसी की तरह ही है, इसमें भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, लेकिन उससे आसान ही है। कैसे आसान है देखते हैं, ठीक है। क्रोमियम +6 में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि +6 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट ही सकता है, बढ़ नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, बट ओनली इन एसिडिक मीडियम, मतलब ये रिडॉक्स शो करता है, और रिडॉक्स जब शो करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बट किसमें, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही, मतलब अगर एसिडिक मीडियम नहीं है तो ये रिडॉक्स शो नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर तो आसान हो गया, हमें तीन अलग अलग केसेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तीन अलग अलग केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा काम आसान हो गया। आसान हो गया मतलब कि हमारा जो भी डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन हो सकता है, या फिर हमें वो सॉल्ट वर्ड भी दे सकता है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, इस सब का सॉल्ट भी दे सकता है। इसी मैग्नेट वाले में भी देखिए, हमें पोटेशियम पर मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से होगा क्योंकि इसमें मैग्नेट आयन है, ठीक है। तो हमारा डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कितनी है, +6 है, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +6 है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ठीक है। और हमने बात कर ली कि इट विल एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके साथ साथ अगर रिडॉक्स करानी है तो कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और मैंने अभी भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही क्या रिडॉक्स शो करता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स शो करेगा, तो एसिडिक मीडियम हमने लिया, एसिडिक मीडियम लिख देगा, या फिर कोई एसिड भी लिख देगा ऊपर, या फिर सिर्फ और सिर्फ H+ लिख देगा, ठीक है। और किस में रिड्यूस हो जाएगा, है रिड्यूस तो होगा इतना पता है, लेकिन रिड्यूस किस में होगा, क्रोमियम 3+ में, ठीक है। आप इस केस में एन फैक्टर निकालना चाहो डाइक्रोमेट
आयन का तो निकल जाएगा, +6 से गया +3 में, मतलब क्या हुआ 3 का चेंज हुआ, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, इसकी एटॉमिसिटी है 2, तो इन फैक्टर डाइक्रोमेट आयन का कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो चाहो तो लिख लो यहाँ पे इन फैक्टर Cr2O7 2 माइनस का कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, क्रोमियम 3+ का निकालते तो कितना आपका राइट टू लेफ्ट देखते कितना 6 से 3 का चेंज आया, 3 का चेंज आया, इसके एटॉमिसिटी 1, मतलब इन फैक्टर इसका कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, और मान लो कि डाइक्रोमेट आयन की आपकी रिएक्शन हो रही है किसी अदर मीडियम में, मान लो डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन हो रही है किसी अदर मीडियम में, तो क्या होगा फिर, तो वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, वो ज़रूर हमारी कैसी रही होगी, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो उसको रिएक्शन देनी पड़ेगी, और रिएक्शन दे देगा तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का इन्फेक्टर निकालना हमें आता है, लेकिन उसके लिए उसको रिएक्शन देनी पड़ेगी, मजबूरी है उसकी। ठीक है, तो डाइक्रोमेट आयन के लिए इतना ही हमें ध्यान रखना है, ये हमें याद रखना है कि क्रोमियम 3+ एसिडिक मीडियम में क्रोमियम 3+ में आ जाता है, कि एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ में आता है, बेसिक या न्यूट्रल में MnO2 में आता है, स्ट्रॉन्गली बेसिक में MnO4 2- में आता है। ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है हमारा ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C2O4 2- से। ठीक है, तो ऑक्जेलेट आयन के बारे में हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इन रिडॉक्स रिएक्शन, इन रिडॉक्स रिएक्शंस, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो ऑलवेज एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कैसे, एज फॉलोइंग। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो अगर हम लिखें, ठीक है, C2O4 2-, अब वो ऑक्सीलेट आयन दे सकता है या फिर आपको सॉल्ट के फॉर्म में दे सकता है, पोटेशियम ऑक्सीलेट, सोडियम ऑक्सीलेट, या फिर एसिड के फॉर्म में भी दे सकता है, ऑक्सैलिक एसिड भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें तो इतना पता लग गया कि ऑक्सैलिक एसिड में हमारा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। ठीक है, +3 है, और इट इज एक्टिंग लाइक एन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ज़रूर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसकी रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, और ये मीडियम मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन हमारा जब भी ये ऑक्सीडेट आयन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ये ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा किसमें, CO2 में, यानी कि इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा +3 से +4 में। ऑक्सीलेट आयन का जो ऑक्सीजन था वो तो -2 में ही था, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो भी -2 में है, तो ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आता, कार्बन +3 से +4 में चले जाता है। ठीक है, तो अगर अब इस केस में मैं एन फैक्टर निकालूं किसका, ऑक्सीलेट आयन का, तो क्या आएगा, निकाल लो आप। देखो, +3 से गया +4 में, एक का चेंज आया, एक का चेंज आया, इसमें कार्बन की एटॉमिसिटी 2, मतलब एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ऑक्सीलेट आयन का फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, और ये हमेशा होगा, कभी भी हमारा ऑक्सीलेट आयन अगर रिडॉक्स में भाग ले रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और हमेशा खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में, ये ऑलवेज है। ठीक है, बिना किसी एक्सेप्शन के, मीडियम मीडियम कुछ भी हो और कुछ भी हो रहा हो, पर अगर रिडॉक्स रिएक्शन में भाग ले रहा है ये, तो CO2 में ऑक्सीडाइज जरूर होगा। ये ऑक्सीलेट आयन के बारे में बात थी। ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, H2O2 से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन हमारा किस में था, -1 में था। ठीक है, अभी हमने बात करी कि सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हमारा क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन फॉलो करता है, और उसका उस केस में H2O2 का फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन विद अदर रिएजेंट या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो विद अदर रिएजेंट्स विल एक्ट एज OA और
आर है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और कैसे होगा वो काम, वो देखते हैं। ठीक है, मतलब H2O2, सपोज हमने H2O2 को रख दिया, H2O2 के सामने रख दिया एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो H2O2 से एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा, तो H2O2 उस केस में किसकी तरह काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन मैंने H2O2 के सामने रख दिया एक इससे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या करेगा, तो H2O2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये रिलेटिव बात है। ठीक है, H2O2 के सामने तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दिया तो इट विल एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, H2O2 के सामने इससे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट रख दिया तो इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें कितना था, -1 में था, इसमें भी -1 में था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हमने देखा था सेल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 में H2O2 क्या ऑक्सीडाइज भी हो रहा था और रिड्यूस भी हो रहा था। ऑक्सीडाइज होकर किसका, ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल रहा था, O2 में बदल रहा था, और रिड्यूस होकर H2O में बदल रहा था। ठीक है, तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ है, ये रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब H2O2 को क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, O2 बनेगा। ठीक है, H2O2 किस में कन्वर्ट होगा, O2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। ठीक है, और अगर H2O2 के सामने कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो H2O2 का O फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, और ये कंपाउंड किस में, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, खाली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। -1 से किस में गया, 0 में गया, और -1 से गया -2 में, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ H2O2 क्या है, O2, और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ H2O2 क्या है, H2O है। ठीक है, और ये दोनों ही प्रोसेस हो रहे होते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन में, तो डिस्प्रपोर्शनेशन में H2O प्लस O2 प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, बात समझ आई, बात समझ आई, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो इसमें क्या हो रहा था, ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये हुआ रिडक्शन। ठीक है, अब n फैक्टर ऑफ H2O2 मेरे को अगर निकालना हो, दोनों ही केस में, तो कैसे निकालोगे, निकालना तो अपने को आता है, बस निकाल दो। क्या निकालना है, n फैक्टर H2O2, देखो कैसे निकालोगे, n H2O2 का इनफैक्टर, देखो -1 से गया 0 में, मतलब चेंज कितने का आया, 1 का आया, और ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितनी, 2, तो 1 का चेंज इनटू एटॉमिसिटी 2, मतलब इनफैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। नीचे में देखो तो -1 से किस में गया, -2 में गया, चेंज तो अभी भी 1 का, एटॉमिसिटी अब भी 2 है, तो इनफैक्टर अब भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोनों ही केसेस में इनफैक्टर क्या आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। तो यार, तो चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, लेकिन अगर अदर एजेंट के साथ रिडॉक्स में भाग ले रहा है तो इनफैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है, सेल डिकम्पोजिशन हो रही है, तब हमारा इनफैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो H2O2 वाली बात भी हो गई, H2O2 वाली बात हो गई। एक और हम देखते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, मोहर सॉल्ट। ठीक है, मोहर सॉल्ट। ठीक है, मोहर सॉल्ट। ठीक है क्या है, बेसिकली फेरस अमोनियम सल्फेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट को हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम मोहर सॉल्ट बोल देते हैं। फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या है फॉर्मूला, FeSO4, ये याद रखना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डबल सॉल्ट है एक तरीके का। ठीक है, जब भी ये रिडॉक्स में भाग लेगा, ठीक है, जब भी ये मोहर सॉल्ट हमारा रिडॉक्स में भाग लेगा, ठीक है, क्या है हमारा, ये हमारा मोहर सॉल्ट है। ठीक है, जब भी मोहर सॉल्ट हमारा रिडॉक्स में भाग लेगा, तो आप इतना ध्यान रखना कि इसमें जो आयरन था वो +2 में था, और ये आयरन किस में चले जाएगा, सीधा सीधा +3 में चले जाएगा। ठीक है, बस ऑक्सीडेशन नंबर में यही चेंज आएगा, बाकी जो भी चेंज आना ही नहीं है। ठीक है, Fe2+ बस Fe3+ में जाएगा, इसके अलावा किसी भी
हमारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब मोहर सॉल्ट रिडॉक्स में भाग लेगा। तो अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो हमें उनके प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो एन फैक्टर निकालना है, हम एन फैक्टर निकाल देते हैं। किससे गया, +2 से गया +3 में। तो अगर मेरे को एन फैक्टर निकालना है किसका, एन फैक्टर निकालना है मोहर सॉल्ट का, ठीक है। तो देखो +2 से गया आयरन, +2 से गया +3 में, चेंज कितना ऑक्सीडेशन नंबर में, 1 का, ठीक है। और इस पूरे भयानक से जो कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड भी क्या बेसिकली, ठीक है, डबल सॉल्ट जो है, ठीक है, जो डबल सॉल्ट है हमारा, इसमें हमारा आयरन की एटॉमिसिटी तो 1 ही है, आयरन की एटॉमिसिटी 1 ही है, तो चेंज 1 का हुआ, +2 से +3 में गया, चेंज 1 का हुआ और आयरन की एटॉमिसिटी भी 1, तो हमारा क्या इन फैक्टर भी कितना आ गया, 1 × 1 मतलब 1, तो इन फैक्टर ऑफ मोहर सॉल्ट कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये बात भी हमें समझ आ गई, ठीक है। एक और हमें देखना है जो कि हमारा ब्लीच। अब ब्लीचिंग वो पाउडर भी दे सकता है, सोल्यूशन भी दे सकता है, ठीक है। अब जो भी दे, चाहे ब्लीच आपको पाउडर दे चाहे सोल्यूशन दे, आप क्या करना, ब्लीच को ऑलवेज कंसिडर ब्लीच एज अ मिक्सचर, हमेशा कंसिडर करना ब्लीच को एज अ मिक्सचर। और जब भी मिक्सचर वाली बातें आ जाती हैं आपको क्या गोला बना देना है, गोला बना देना है, ठीक है। क्या मानना कि एक तो इसका कंपोनेंट है Cl2 और बाकी अदर्स, ठीक है, अदर्स, ठीक है, ये आपकी होगी हमेशा ब्लीच। अगर वो ब्लीच सोल्यूशन बोले तो इस Cl2 के साथ कुछ ना कुछ सॉल्वेंट होगा, और अगर ब्लीच पाउडर होगा तो Cl2 के साथ कोई अदर हमारे सब्सटेंसेस वगैरह होंगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली आप ये ब्लीच क्या, ये ब्लीच पाउडर टाइप का हो गया, और अगर आपको ब्लीच सोल्यूशन वाला है तो Cl2 के साथ कुछ ना कुछ सॉल्वेंट होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली हमें Cl2 का अमाउंट बताना रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें Cl2 का अमाउंट बताना रहता है, तो हम Cl2 को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट क्या कर लेंगे, लेट सपोज x, ठीक है। अब x क्या लेने हैं, अब आपको Cl2 का अमाउंट x आपको ग्राम मानना है, मोल मानना है, मिलीमोल मानना है, x मोलर मानना है, ठीक है। वो चीज़ हमें समय बता देगी, जैसे समय की डिमांड होगी वैसे वैसे हम कर लेंगे। बेसिकली समय की भी क्या डिमांड, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड होगी, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको x को अलग अलग चीज़ मान लेंगे, ठीक है। तो ब्लीच को मिक्सचर कंसिडर करो, चाहे पाउडर हो चाहे सोल्यूशन हो, पाउडर हो तो आप अदर्स मान लो, और अगर सॉल्यूशन हो तो आप सॉल्वेंट मान लो अदर्स की जगह, ठीक है। तो और आप अगर Cl2 का अमाउंट पूछा है तो आप उसको लेट क्या कर लो, x कर लो, ग्राम मोल या मिलीमोल या जो भी आपको करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से कर लोगे, ठीक है। तो एक और ये हमने एक अलग सी बात बता दी, ठीक है, इसमें हमें फैक्टर वगैरह कुछ नहीं देखना अभी, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ही देखेंगे। तो हमने क्या एन फैक्टर निकालना सीख लिया, ढंग से एकदम अच्छे से ढंग से हमने एन फैक्टर निकालना सीख लिया, और एन फैक्टर निकालना सीख लिया तो अब हमसे इक्विवेलेंट मास पूछा जाए, नॉर्मेलिटी पूछी जाए या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने पूछे जाए, हम ये सब निकाल देंगे, ठीक है। तो एन फैक्टर जिस जिस भी फॉर्मूले में आ रहा था, आपको एन फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे रिएक्शन दी हो ना दी हो, रिडॉक्स हो नॉन रिडॉक्स हो, डिसप्रपोर्शनेशन हो, कुछ भी हो, हम एन फैक्टर तो निकाल देंगे, एन फैक्टर निकाल देंगे, और एन फैक्टर जिन जिन फॉर्मूले में आएंगे वो भी निकाल देंगे। तो एक क्वेश्चन कर दो, कर दो फटाफट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो बेसिकली हमें एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर अगर हमें निकालना है इसका तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो बोल रहा है कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन कर सकता है, पोटेशियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है, हाइड्रोजन भी +1 में होगा, हमारा ऑक्सीलेट आयन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये बात चमकनी चाहिए, ठीक है, चमकनी चाहिए कि ऑक्सीलेट आयन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब C2O4 2-, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये समझ में आना चाहिए कि ये किस में चेंज होगा, CO2 में चेंज होगा, यानी कि +3 से किस में जाएगा, +4 में जाएगा। और हमारा एन फैक्टर अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो CO2 में जाएगा, और एन फैक्टर आपका ऑक्सीलेट आयन का कितना होता है, ठीक है, +3 से +4 में गया, एक का चेंज और एटॉमिसिटी 2, मतलब एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया,
ठीक है। और लेकिन ये जो सॉल्ट है, ये जो हमसे सॉल्ट पूछा है, इसमें कितने ऑक्सिलेट हैं? देखो एक ऑक्सिलेट तो इधर है और एक ऑक्सिलेट तो इधर है, तो ऑक्सिलेट टोटल 2 है, तो एन फैक्टर सॉल्ट का कितना हो जाएगा? तो अगर हम बात करें एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, ठीक है, तो सॉल्ट में क्योंकि 2 ऑक्सिलेट हैं तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ऑक्सिलेट का इनफैक्टर है 2 और 2 ऑक्सिलेट है तो 2 इंटू 2 एंड हमारा इनफैक्टर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट एक ही बात है, तो कितना होता है? मोलर मास अपॉन इनफैक्टर होता है, मोलर मास अपॉन इनफैक्टर है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनफैक्टर क्या आ गया सॉल्ट का? 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया आसानी से, ठीक है। मान लो, ठीक है, इसको एक एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कुछ अलग सा बताता हूँ इसी में, और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे कि ये तो क्वेश्चन था ही, ठीक है, लेकिन हमारा सपोज कुछ इस तरीके का दिया होता है, एक एग्जांपल ही ले लो चाहो तो, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल दिया होता हमें कि H2C2O4 इसी टाइप का, ठीक है, थ्राइस ऑफ KHC2O4 डॉट 2H2O, सपोज इस टाइप का कोई हमें सॉल्ट दिया होता, ठीक है, और कहता कि जब ये रिडॉक्स में भाग ले रहा है तो इसका इनफैक्टर क्या है, ठीक है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस से करा दूं, ठीक है, और यानी कि बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, ठीक है, तब इसका इनफैक्टर क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से सपोज देख पूछा जाए, तो पहले तो रिडॉक्स में देखते हैं, रिडॉक्स में है, अगर ये रिडॉक्स में भाग लेगा तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिडॉक्स में भाग लेगा तो हमें पता है C2O4 2 माइनस किसी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो पहले अगर आप रिडॉक्स वाली देखो, तो अगर रिडॉक्स में भाग ले रहा है, तो रिडॉक्स में भाग ले रहा है तो C2O4 2 माइनस एक्ट एज कैसे? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और C2O4 2 माइनस का इनफैक्टर कितना होता है? अभी अभी हमने देखा C2O4 2 माइनस का इनफैक्टर होता है 2, और इसमें कितने C2O4 है? एक C2O4 यहाँ से और 3 C2O4, ठीक है, 3 C2O4 यहाँ से, तो टोटल 4 C2O4। तो हमारा इनफैक्टर इसका कितना हो गया? इनफैक्टर ऑफ सॉल्ट हो गया 4 C2O4 है, और C2O4 2 माइनस का इनफैक्टर है 2, यानी कि इनफैक्टर कितना हो गया? 8 हो गया इस केस में, ठीक है। तो रिडॉक्स की तरह काम करेगा तो इसका इनफैक्टर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन अगर ये बेस से रिएक्शन हो रही है और न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो मैंने बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी क्या, एक तरीके से आयन एक्सचेंज की रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें आप क्या बेस का इनफैक्टर निकालते हो तो वो तो किसके बराबर हो जाता है? एसिडिटी के बराबर होता है। और एसिड का इनफैक्टर निकालते हो तो किसके? बेसिसिटी के बराबर हो जाता है। और बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, ठीक है। तो इसमें रिप्लेसेबल H प्लस कितने हैं? ठीक है, 2 H यहाँ है, ठीक है, और एक H यहाँ है, लेकिन ऐसे 3 है, तो टोटल कितने हैं? 5 रिप्लेसेबल H है, ठीक है। हाई वाटर का आपको आयनाइजेशन नहीं मानना कि वाटर H प्लस देगा, ये मत मान लेना, ठीक है, क्योंकि वाटर का आयनाइजेशन नेग्लिजिबल होता है। तो आप 4 ये वाले H मत गिनना, ठीक है। तो 3 H यहाँ से और 2 यहाँ से, तो टोटल कितने? 5 H प्लस हो गए, ठीक है। तो इस केस में इनफैक्टर कितना हो जाएगा? इस केस में इनफैक्टर हो जाएगा किसके बराबर? बेसिसिटी के बराबर, बेसिसिटी के बराबर, ठीक है। बेसिसिटी कितनी है? 2 हाइड्रोजन, ठीक है प्लस 3 है, 3 इंटू 1, ठीक है। 3 इंटू 1 क्या? 2 हाइड्रोजन यहाँ से हैं और 3 हाइड्रोजन यहाँ से हैं, 3 इंटू 1 कर लो, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 5 हो गया टोटल, 5 हो गया टोटल हाइड्रोजन। तो टोटल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गए तो बेसिसिटी हो गई, ठीक है। वाटर वाला मत मानना, आयनाइजेशन ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ही पूछ सकता है ये एक, और ऊपर वाले से अच्छा क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे वाला क्वेश्चन एक फ्यूचर ईयर क्वेश्चन हो सकता है। ऊपर वाला PYQ है, नीचे वाला FYQ हो गया, ठीक है। चलो ये वाला कर दो।
ठीक है, देखो रिडक्शन ऑफ मेटल सेंटर इन एक्वस पर मैंगनेट आयन इन्वॉल्व्स 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम, बिल्कुल गलत बात है। 3 इलेक्ट्रॉन इन अल्कलाइन मीडियम, 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम, तो ये ठीक बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होता है? ऊपर मैंगनेट आयन है। ठीक है, याद करो ना, ऊपर हमने देखा तो था। ठीक है, इसी चीज़ को नीचे लिख देते हैं दोबारा। ठीक है, तो क्या है, देखो एसिडिक मीडियम है, पहला वाला क्या है हमारा? न्यूट्रल मीडियम है। न्यूट्रल मतलब ये वाला, यानी कि +7 से किस में गया? +4 में गया। +4 में गया तो कितना? 3 का चेंज, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, 3 चार्ज का कितने का चेंज आ रहा है? चार्ज में 3 का चेंज आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, तो 5 वाला तो गलत हो गया, बी हो नहीं सकता। एल्कलाइन मीडियम में बात है, यानी कि फिर से ये वाला देखेंगे बेसिक, तो इसमें भी कितने? 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, ये भी ठीक हो गया। एसिडिक मीडियम में +7 से किस में? +2 में गया, यानी कि 5 का चेंज आया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको ये पता हो, ये वाली चीज़ याद हो, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है किसमें? जेई 2011 में। ठीक है, नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नीट में आने लायक नहीं, ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आ सकता है, नीट में आने लायक है क्वेश्चन ये। ठीक है, नीट रिपीट भी हो सकता है, जेई मेंस में रिपीट हो जाए। एडवांस में अब नहीं होगा, क्योंकि एडवांस का लेवल थोड़ा अच्छा हो चुका है। ठीक है, बाकी रिपीट हो भी जाए तो कोई बुरा थोड़ी मानोगे। ठीक है, तो अब हमने ये बात देख ली, अदर सब्सटेंसेस का भी हमने इनफैक्टर देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं एक लाइफ चेंजिंग लॉ। ठीक है, लाइफ चेंजिंग लॉ जो हमारी स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन को एक पीस ऑफ केक बना देगा। ठीक है, तो स्टार लटकाओ इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। पहले लिखेंगे, समझेंगे, फिर प्रूफ करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। तो स्टार स्टेप की चीज़ें ढंग से करना, आसानी से समझ में आएगा, चूँ चपड़ ज़्यादा मत करना, थोड़ा ध्यान से अटेंशन के साथ समझोगे, चीज़ करोगे तो आएगी, आ जाएगी समझ में, डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत है, इसलिए ध्यान से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लिखो पहले तो इन अ केमिकल रिएक्शन all reactants react in equal number of equivalents। ठीक है, अब इक्विवेलेंट बोलो चाहे ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, एक ही बात है। इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी रिएक्टेंट होंगे और जितने भी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, उनका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट इन इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो भी उसी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल से बात समझते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज, अगर मान लो एक रिएक्शन है, सपोज ए प्लस बी टाइम्स बी। ठीक है, रिएक्ट करके हमारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं सपोज? ठीक है, सी टाइम्स सी और डी टाइम्स स्मॉल डी टाइम्स कैपिटल डी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, जो मोल कंसेप्ट में करते थे उसमें क्या मतलब है? मोल कंसेप्ट में मोल मेथड लगाते थे। मोल मेथड क्या था कि अगर हमारे इसके ए मोल हमने लिए, ठीक है, इसके ए मोल लिए, तो इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? इसके रिक्वायर्ड होंगे बी मोल। ठीक है, इसके रिक्वायर्ड होंगे बी मोल, तो हमारे इनके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे?
इसके प्रोड्यूस होंगे C मोल और इसके प्रोड्यूस होंगे D मोल। ठीक है, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं, सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो हमारा A:B:C:D का जो रेशियो है बाय मोल्स क्या है वो, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है। ठीक है, और हम उसमें ऐसी तो करते थे, कि जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होता था वो हमें किसका, वो हमें उसी का रेशियो दे देता था कि किस मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो हमें बेसिकली मोलर रेशियो में दे देता था, यानी कि रेशियो बाय मोल्स दे देता था। ठीक है, ये तो हम मोल कंसेप्ट में करते थे। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट के टर्म्स में क्या है बात है। ठीक है, अगर हम इसे इक्विवेलेंट के टर्म्स में समझें, ठीक है, तो इक्विवेलेंट के टर्म्स में है कि अगर इसी चीज़ को माने तो मान लो यही रिएक्शन है। ठीक है, और वो सपोज एक्स इक्विवेलेंट ए है। ठीक है, एक्स इक्विवेलेंट ए है, तो उसको बी के कितने इक्विवेलेंट चाहिए होंगे। ठीक है, उसको बी के कितने इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड होंगे, अगर एक्स इक्विवेलेंट ऑफ ए है तो उसको रिएक्ट करने के लिए बी के कितने इक्विवेलेंट चाहिए, एक्स ही इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, यही वो कह रहा है। और अगर ऐसा है तो एक्स इक्विवेलेंट ऑफ ए जो है वो ही रिएक्ट करेगा एक्स इक्विवेलेंट ऑफ बी से, और हमारे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा सी और डी दोनों के ही इक्विवेलेंट के टर्म्स में कितने इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे, एक्स एक्स ही इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। यही हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है कि केमिकल रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में रिएक्ट करेंगे, और जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रोड्यूस होंगे इन ईच प्रोडक्ट वो भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। मतलब अगर इसका एक्स इक्विवेलेंट लिया, सॉरी इसका एक्स इक्विवेलेंट है तो इसके एक्स इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, और एक्स इक्विवेलेंट ही हर प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा। ये ऊपर वाली बात को मैंने लिखा। ठीक है, इस बात का प्रूफ कर लेते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। तो प्रूफ करने के लिए एग्जांपल देख लो। ठीक है, एग्जांपल हमारा H2SO4 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी के लिए तो पहले तो ध्यान रखो, ये बात दिमाग में सेट करो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक अगर केमिकल रिएक्शन है उसमें जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सपोज मैं बैलेंस कर दूँ रिएक्शन H2SO4 प्लस ट्वाइस NaOH, बैलेंस करके ही दे रहा हूँ। ठीक है, Na2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। ठीक है, सपोज मैं H2SO4 कर लूँ 1 मोल। ठीक है, NaOH कर लूँ 2 मोल। ठीक है, अब अगर मैं H2SO4 का 1 मोल लेता हूँ तो उसके 2 मोल के साथ रिएक्ट तो कर ही जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि 1:2 का रेशियो है मोलर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, तो यही मोलर रेशियो में रिएक्ट करेंगे। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो कंज्यूम हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सपोज ये मैंने लिया था बिफोर रिएक्शन। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन ये तो खत्म हो जाएगा दोनों। ठीक है, और ये कितने मोल, ये 1 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा और ये 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब मैं इन सभी का क्या एन फैक्टर सपोज कैलकुलेट कर लूँ, एन फैक्टर कैलकुलेट कर लूँ। एन फैक्टर कैलकुलेट करना अपने को आता है। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन है हमारा, न्यूट्राइजेशन रिएक्शन है, तो इसका एसिड का एन फैक्टर क्या, बेसिसिटी के बराबर। NaOH का एन फैक्टर एसिडिटी के बराबर। मैक्सिमम एसिडिटी और मैक्सिमम बेसिसिटी नहीं कह रहा, जो एसिडिटी और बेसिसिटी शो कर रहे हैं उसके बराबर। ठीक है, Na2SO4 का हम 4 निकाल लेंगे कैटायन या एनायन पे, उसका मॉड ले लेंगे। ठीक है, वाटर का इनफैक्टर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में 1 ही होता है, बात हो चुकी है। तो H2SO4 2H प्लस दे सकता है और 2 ही दे रहा है, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। NaOH एक OH माइनस दे सकता है, एक ही दे रहा है, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। Na2SO4 में कैटायन 2 सोडियम प्लस है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया, तो इनफैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, वाटर का इनफैक्टर न्यूट्रलाइजेशन के केस में 1 ही होगा। ठीक है, तो सबका इनफैक्टर आ गया। तो अगर सबका इनफैक्टर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, सबका इनफैक्टर आ गया तो देखो हम क्या कह सकते हैं, अगर सबका इनफैक्टर आ गया तो हम ये बात कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट्स निकालें। अब इक्विवेलेंट्स अगर हम निकालें,
इक्विवेलेंट निकालना क्या आता है अपने को, याद करो। इक्विवेलेंट एक तरीके से निकालते थे मोल्स इनटू एन फैक्टर, याद है कि भूल गए? इक्विवेलेंट आता था मोल्स इनटू एन फैक्टर से, मतलब वन ऑफ द मेथड था। तो निकालो 1 मोल इंटू 2 एन फैक्टर, तो कितना हो गया एन फैक्टर? 2 हो गया। सॉरी, इक्विवेलेंट कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, 2 मोल और एन फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, 1 मोल और 2 एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, 2 मोल एन फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट कितने हो गए? 2 हो गए। क्या आ गया? ठीक है, जितने इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के थे उतने इक्विवेलेंट ईच प्रोडक्ट के होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक नया तरीका है। नया तरीका क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हम ये लगा सकते हैं कि अगर हमारा जो, याद करो कैसे क्वेश्चन होते थे, हमारा गिवन अमाउंट होता था, गिवन अमाउंट को क्या करते थे, हमारे गिवन सब्सटेंस का अमाउंट होता था उसको मोल्स में कन्वर्ट करते थे, फिर क्या बैलेंस करके आप रेशियो लगाते थे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, उससे रिक्वायर्ड के मोल्स निकाल देते थे, और फिर रिक्वायर्ड सब्सटेंस जिस भी अमाउंट में पूछा गया होता था आप उसको उसमें कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपका गिवन और रिक्वायर्ड, जो भी आपका गिवन चीज़ है और रिक्वायर्ड चीज़ है, अगर एक ही रिएक्शन का पार्ट है, अगर एक ही रिएक्शन का पार्ट है, इर्रिस्पेक्टिव वो रिएक्टेंट है दोनों या प्रोडक्ट है, या एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है, आप उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो इसी बात को नोट करो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब कि हम इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सब्सटेंस और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, हमेशा इक्वेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि दोनों सेम रिएक्शन के पार्ट हो। हमने लिख ही दिया, सो इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मज़ा देखो कि हम क्या कर सकते हैं, वेयर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा क्या है। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं मास के टर्म में मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, दूसरा हम इक्विवेलेंट मास को क्या लिख ले, इसी के फॉर्म से, बस अलग अलग जो हमने पहले भी पढ़े हैं। इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हैं हम, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, और इनटू में एन फैक्टर। ठीक है, और हम कैसे निकाल सकते हैं, और मास अपॉन मोलर मास को हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स बोल सकते हैं, तो और क्या आ जाएगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मोल्स इंटू एन फैक्टर क्या, मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से निकाल सकते हैं, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू एन फैक्टर, ये एक और तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मेलिटी बोल सकते हैं, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से भी आ जाएगा। ठीक है, तो मास के टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में, मोलैरिटी के टर्म्स में, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, हम किसी के भी टर्म्स में हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम निकाल सकते हैं, और अपने को निकालना आना भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अगर गिवन सब्सटेंस रिक्वायर्ड सब्सटेंस हमारा सेम रिएक्शन का पार्ट है, रिस्पेक्टिव वो रिएक्टेंट है, दोनों यहाँ प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है, हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर देंगे, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम इनमें से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमारे जीवन में खुशियाँ लाया है या गम लाया है, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमारे जीवन में खुशियाँ लाया है या गम लाया है, ये बात पता लगाते हैं। देखो क्या है, टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml
0.1 molar aqueous solution of phosphorus acid. The volume of 0.1 molar aqueous KOH solution required is. ठीक है, तो वैसे तो हमें इसमें रिएक्शन लिखनी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सिंपली क्या इक्विवेलेंट्स को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिएक्शन लिख दो, क्योंकि जिससे एन फैक्टर वगैरह निकालो तो दिक्कत ना हो, एक बार बस ऐसे ही लिख दो। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड क्या होता है हमारा, H3PO3 होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में सिखाया जाता है कि फॉस्फोरस एसिड कैसा होता है हमारा, H3PO3 होता है। इसकी रिएक्शन किससे हुई है, KOH से हुई है। ठीक है, क्या कर रहा है, इसे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है। न्यूट्रलाइज मतलब क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट H3PO3, याद करो H3PO3 हमारा एक स्पेशल केस था, स्पेशल केस था। इसमें 3 एसिडिक H दिख रहे हैं, 3 रिप्लेसेबल H दिख रहे हैं, लेकिन 3 नहीं, सिर्फ 2 ही रिप्लेसेबल H हैं। ठीक है, तो 2 ही रिप्लेसेबल H है, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा K2H PO3 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 ही H को क्या करेगा ये, देगा। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, हमें तो बस इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट आपको डेटा किस किस का दिया है, इक्विवेलेंट किसका दिया है, फॉस्फोरस एसिड का दिया है, यानी कि एसिड का, फॉस्फोरस एसिड का, और इक्विवेलेंट ऑफ इसका बेस का यानी कि KOH का। आप क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। ठीक है, आपका फॉस्फोरस एसिड का कैसे निकालोगे, ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू एन फैक्टर, इससे निकाल लोगे। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या है, 0.1 है, वॉल्यूम कितना है 20 ml है, इसको ml में ही रहने दो, दूसरी तरफ भी ml में ही ले लेंगे। और एन फैक्टर कितना है इसका, ठीक है, एन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। इसमें एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी के बराबर होता है, और बेसिसिटी कह रहा है, ठीक है, बेसिसिटी के बराबर कह रहा है, मतलब क्या, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कह रहा है। ठीक है, और बेसिसिटी के बराबर इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है, तो हमारा 2। ठीक है, 2 ही देखो दे रहा है, 2 ही मैक्सिमम, कितने 2H प्लस ही दे सकता है। ठीक है, 3 नहीं होगी, गलती मत कर देना। ठीक है, और इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो बेस मोलैरिटी वॉल्यूम तो पूछा ही है। ठीक है, तो वॉल्यूम किस में, ml में आएगा, क्यों ml में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ भी ml में लिया, लीटर में नहीं चेंज करा था। ठीक है, इनटू बेस का एन फैक्टर KOH, एक ही OH माइनस दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 ही हो गया। ठीक है, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ से आपका सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोलने में इतनी देर लगाई, लेकिन आप जब चीज़ें समझी होंगी तो फटाफट आप करोगे, तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 ml आपका आंसर आ गया। बताओ, क्या सिंपल था कि नहीं था। क्वेश्चन आया हुआ है हमारा ट्रिपल ई में, आया हुआ है AI ट्रिपल ई में 2004 में। ठीक है, तो हमें सिंपली हमारा इक्विवेलेंट आपको क्या कर दो, इक्वेट कर दो, अगर दोनों सेम रिएक्शन के पार्ट है, गिवन और रिक्वायर्ड। ठीक है, जिस भी फॉर्म में इक्विवेलेंट का डेटा पूछा हो और दिया हो, उस फॉर्म में आप कर लो कन्वर्ट। अच्छा, इसी को याद करो, अगर हमने ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता, अगर हमारे जीवन में इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं आया होता, तो हम इसको कैसे करते, ठीक है, हम इसको कैसे करते हैं, तो हम इसको मोल कंसेप्ट से करते हैं, यानी कि पहले तो बैलेंसिंग करनी पड़ती, बैलेंसिंग करने में भी थोड़ा सा समय जाता, तो आप इसको क्या करते, ट्वाइस करते हैं, यहाँ भी ट्वाइस आता। ठीक है, फिर आप क्या करते, बिफोर रिएक्शन आपके इसके कितने 20 मिलीलीटर थे, 0.1 मोलर आपका H3PO3 का सोल्यूशन था, यानी कि आप इसके मिलीमोल बनाते, तो आप इसको मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके मिलीमोल निकालते, तो 2 मिलीमोल था ये। ठीक है, 2 मिलीमोल था, इसको इसके कितने मिलीमोल रिक्वायर होते हैं, 4, क्योंकि 1:2 का मोलर रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ही मोलर रेशियो होता है। ठीक है, तो 4 मिलीमोल रिक्वायर होते हैं इसके। ठीक है, तो 4 मिलीमोल होते हैं, 4 मिलीमोल अगर KOH के रिक्वायर्ड होते, तो KOH की मोलैरिटी हमें दी हुई है, तो नाउ हम क्या कर सकते हैं, KOH की जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 0.1 मोलर है। ठीक है, और मिलीमोल ऑफ KOH अपॉन में क्या, वॉल्यूम सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने मोल की जगह क्या लिया है, मिलीमोल लिया, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा सिंपली कितना आ जाएगा,
40 ml आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है कि ये प्रोसेस लंबा है, क्यों? क्योंकि बैलेंस करने में पहले तो समय लग जाएगा, फिर आप इसको करोगे, आपका सिंगल स्टेप में आंसर देखो ऊपर आ ही रहा है, तो जब सिंगल स्टेप में आ रहा है तो सिंगल स्टेप में करोगे ना। और ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी आसान पड़ेगा। कब लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी आसान पड़ेगा और कब मोल मेथड से आसान पड़ेगा, ये आपको समय सिखाएगा, ठीक है। मान लो कुछ इस टाइप की रिएक्शन दी हो, सपोज N2 प्लस H2 हमारा क्या NH3 बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है इसको बैलेंस करना आसान है, इसको बैलेंस करना आसान है, तो N2 प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3 बन रहा है, तो हम इसको किससे पसंद करेंगे करना? मोल्स मेथड से पसंद करेंगे करना, क्योंकि मोल से ईजी है, आसानी से बैलेंस हो गए, ठीक है। अब आप इसका एन फैक्टर वगैरह निकालते रहो, तो इक्विवेलेंट से करते रहो, तो इक्विवेलेंट से लंबा पड़ जाएगा, एन फैक्टर वगैरह निकालते रहो, ठीक है। निकाल लोगे, लेकिन आसान किससे पड़ रहा है वो बात है, जल्दी किससे हो रहा है, मोल मेथड से कि इक्विवेलेंट मेथड से, तो वो बात हमको समय के साथ आएगी। आगे ट्राई करते हैं अगला, ट्राई करो। करो ट्राई। यार आधे बच्चों ने तो इसे एक वर्ड पढ़ते ही छोड़ दिया, ठीक है। कि 25 ml ऑफ गिवन HCl सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड 30 ml 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट। अब भाई टाइट्रेशन के हमारे इतने डर बना हुआ है कि टाइट्रेट आ गया, टाइट्रेशन तो पढ़ाई भी नहीं अभी तक, ठीक है। तो टाइट्रेट कुछ नहीं है, टाइट्रेट का मतलब है रिएक्ट, ठीक है। अब करो, इसे हो जाएगा। टाइट्रेट का मतलब क्या है यहाँ पे? रिएक्ट है, तो करो होगा। देखो कैसे है, पहले क्या कह रहा है? पहले कह रहा है कि HCl हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा? लिख लो, ये बात को लिख लो, ठीक है। नहीं तो हम बता ही सकते हैं कि H2CO3 बनेगा और साथ में NaCl बनेगा, ठीक है। बैलेंस बैलेंस करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है? आप देखो, आपको क्या पूछा है? आपको HCl का डेटा गिवन है, HCl का हमसे क्या पूछा है? से HCl का ही वॉल्यूम पूछा है बेसिकली, ठीक है। HCl को, ठीक है। तो हमसे क्या है, देखो Na2CO3 का डेटा दिया हुआ है कि इसका 30 ml 0.1 मोलर Na2CO3 है, और इसका हमें क्या, जो HCl सोल्यूशन था हमारा, उसका क्या दिया हुआ है? उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो क्या हम इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं मोलैरिटी? हम इसके क्या कर दें, इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दें, ठीक है। इसका डेटा हमसे पूछा हुआ है, इसका डेटा गिवन है, ठीक है। हम तो दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट को कर ही सकते हैं, बताओ। कुछ नहीं तो हम दोनों के इक्विवेलेंट को तो इक्वेट कर ही सकते हैं, बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमें Na2CO3 की क्या दी हुई है? मोलैरिटी दी हुई है, जो कि कितनी है? 0.1 है, ठीक है। उसकी वॉल्यूम भी दी है 30। इसका एन फैक्टर चलो अभी निकालेंगे। HCl की हमें क्या, मोलैरिटी नहीं दी हुई, सपोज हमने x मान ली, इसकी वॉल्यूम दी हुई है, इसका एन फैक्टर देखते हैं चलो, ठीक है। अब पहली बात बताओ, क्या HCl प्लस Na2CO3 क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में हम कैसे एन फैक्टर निकालते थे? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में हम देख लेते थे कितना यूनिट चार्ज पर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, एक्सचेंज बल्कि, ठीक है। चार्ज एक्सचेंज क्या निकालते थे? चार्ज एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल, कितना पर मॉलिक्यूल कितना चार्ज एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि HCl, एक मॉलिक्यूल HCl का देखिए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl में, ठीक है। तो क्या एक H प्लस क्या कर रहा है, जा रहा है, और एक Na प्लस आ रहा है, तो यानी कि एक यूनिट चार्ज का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, पर मॉलिक्यूल एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ। तो HCl का इन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया।
ऐसे ही आप Na2CO3 का देखो, Na2CO3 किसमें, H2CO3 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि पर मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 2 Na प्लस जा रहे हैं और 2 H प्लस आ रहे हैं, तो मतलब पर मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 कितना यूनिट चार्ज क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो 2 Na प्लस गए, 2 H प्लस आए, मतलब टोटल 2 यूनिट चार्ज क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो इसका फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। तो वहाँ से आप मोलैरिटी ऑफ HCl निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो कि आ जाएगी हमारी कितनी, 6/25 मोलर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ HCl आ गई, ठीक है। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ HCl आ गई, इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट, टाइट्रेट मतलब रिएक्ट 30 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस NaOH सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम क्या, दूसरी रिएक्शन के लिए उसके लिए इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देंगे, यानी कि अब हमें क्या दिया है, ये जो HCl है ये किससे रिएक्ट करवा रहा है, NaOH से रिएक्ट करवा रहा है, क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। अब हमें क्या HCl का डेटा पता है, NaOH का पूछा है, ठीक है। तो दोनों के अब भी क्या करोगे आप, इक्विवेलेंट को बराबर करोगे, ठीक है। इक्विवेलेंट बराबर करने में आपका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, ठीक है। HCl की मोलैरिटी आ गई है, HCl की वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम को ml में ही रहने दो, ठीक है। वॉल्यूम को ml में ही रहने दो। आपको क्या पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, बेसिकली सॉरी, आपको अभी भी HCl के बारे में ही पूछा और आपको NaOH का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। मोलैरिटी और वॉल्यूम आपकी किसकी, वॉल्यूम आपकी पूछी है कि HCl की कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वॉल्यूम पूछी है और आपका इनटू एन फैक्टर बिल्कुल छोड़ दो, तो NaOH का आपका क्या हो जाएगा, NaOH का भी आप कैसे करोगे, आपका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी है 0.2, वॉल्यूम कितना है 30, ml में ही छोड़ दो, तो ये वॉल्यूम जितनी आएगी ml में ही आ जाएगी, ठीक है, इनटू एन फैक्टर। अब देखो, अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यानी कि NaOH का इन फैक्टर कितना, बेसिसिटी के बराबर, और HCl का इन फैक्टर कितना, सॉरी NaOH का इन फैक्टर हमारा एसिडिटी के बराबर और HCl का इन फैक्टर इसकी बेसिसिटी के बराबर। HCl एक H प्लस दे सकता है तो आप उसका इन फैक्टर 1, NaOH एक OH माइनस दे सकता है और एक ही दे रहा है, HCl एक H प्लस दे सकता था, एक ही दे रहा है, तो दोनों का इन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम किस में आएगा, ml में आएगा, क्योंकि हमने 30 ml में लिया था, इसके ml को लीटर में नहीं चेंज करा था, तो ये वॉल्यूम जो आएगा ये भी ml में ही आएगा। और ये कितना आया हमारा, सॉल्व करोगे तो 25 ml आ जाएगा, ठीक है। 25 ml का है कोई ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल है जी, ठीक है। तो आंसर सी हो गया। क्या क्वेश्चन कहीं आया हुआ है, आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, जेई मेन में आया हुआ है, कब आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। 2019 में भी जनवरी अटेम्प्ट में आया हुआ है। अब जनवरी अटेम्प्ट में कौन सी शिफ्ट में था मुझे नहीं पता है, ठीक है। क्या था हमारा HCl सोल्यूशन था, HCl सोल्यूशन था, HCl सोल्यूशन हमारा कितना था, उसका कुछ वॉल्यूम दिया हुआ था, हमें पता था कि इतना सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। दोस्तों हमें क्या पता, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लिया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लिया, मोलैरिटी वॉल्यूम, इनका एन फैक्टर निकाल लिया, दोनों का एन फैक्टर निकालना तो पुरानी बात, एन फैक्टर निकालने में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर कर दिया, ठीक है। और इसके लिए भी हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम पता थी, एन फैक्टर हमने निकाल लिया, मोलैरिटी हमने फाइंड आउट कर ली इससे, ठीक है। फिर एक बार मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ HCl आ गई, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl आ गई तो हमें इसका कितना वॉल्यूम चाहिए था टू रिएक्ट इट विद NaOH, टाइट्रेट का मतलब रिएक्ट होता है, तो हमने दोनों फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगा दिया, इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दिया, NaOH की मोलैरिटी पता थी, वॉल्यूम पता थी, एन फैक्टर देख लिया इस रिएक्शन में कितना होगा, HCl का एन फैक्टर देख लिया, वॉल्यूम निकालनी थी, मोलैरिटी हमने ऊपर निकाल ही ली थी, तो वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सिंपल लिमिटिंग, सिंपल हमें सिंपल क्वेश्चन कराने का कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन फिर भी मैं एक आधा बता दूंगा अभी, ठीक है। पहले चलो ये वाला देखते हैं, सिंपल ही है ये भी, वैसे नहीं है, ठीक है। क्या है, द मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 750 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 मोलर मोअर सॉल्ट सोल्यूशन इज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दोनों के इक्विवेलेंट को क्या करना है, हमें इक्वेट ही करना है, कर दो फटाफट।
तो अब क्या इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 और इक्विवेलेंट ऑफ किसका मोहर सॉल्ट को क्या करोगे इक्वेट करोगे, ठीक है। और आपका देखो मोहर सॉल्ट आपको क्या दिया मोलैरिटी दिया वॉल्यूम दिया है, तो अब मोहर सॉल्ट को क्या लिख दोगे मोलैरिटी 0.6 वॉल्यूम आपका क्या 750 ml, ठीक है। इसको क्या लीटर में बदल लो, ठीक है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर के लिए आप रुक जाओ K2Cr2O7 कब हम कैसे इसमें मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम नहीं कर सकते क्योंकि हम इससे मास पूछा है, ठीक है। मास पूछा और मोलैरिटी को वगैरह को दी भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जब मास पूछा है तो मास के टर्म्स में लिखना है, तो मास इसका सपोज m मान लो, ठीक है। m ग्राम मान लिया सपोज इसका मास, ठीक है। m ग्राम मान लिया, ठीक है। तो मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं, मोलर मास इतना आ जाएगा 294 आ जाएगा, तो मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अब एन फैक्टर हमें देखना है, हमें पता है K2Cr2O7 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइज की बात कर रहा है कि ऑक्सीडाइज कर रहा है मोर सॉल्ट को, तो यानी कि किस में रिड्यूस हो रहा होगा, खुद Cr3+ में रिड्यूस हो रहा होगा, यानी कि Cr2O7 2 माइनस Cr3+ में जा रहा होगा, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, +6 से गया +3 में 3 का चेंज आया, इसकी एटॉमिसिटी 2, तो मतलब 6 हो गया एन फैक्टर, ठीक है। और मोर सॉल्ट में मैंने बताया था कि ये एक डबल सॉल्ट होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, लेकिन इतना बड़ा जो भी है Fe2+ से Fe किस में जा रहा होगा 3+ में जा रहा होगा, यानी कि एक का चेंज आ रहा है और एटॉमिसिटी भी 1, यानी कि एन फैक्टर कितना है 1 है। तो बस यहाँ से हम सॉल्व करिए क्या हम निकाल सकते हैं, ये जो मैंने अभी बताया था एन फैक्टर ऑफ सब इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी तो हमारा सिंपल लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी है, ठीक है। एन फैक्टर के हमें आइडिया होना चाहिए और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सिंपल है, यहाँ से जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 22.05 ग्राम, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या आया हुआ है बिल्कुल आया हुआ है, ठीक है। JEE मेन 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है what weight of HNO3 is required to convert 62 gram of P4 is in है in H3PO4 in the reaction, ठीक है करो। ठीक है करते हैं, क्या कह रहा है कि कितना HNO3 चाहिए, कितना मास ऑफ HNO3 वेट ऑफ HNO3 मतलब मास ऑफ HNO3 चाहिए टू कन्वर्ट 62 ग्राम ऑफ P4 इन H3PO4। तो हमें किसका डेटा, हमें इन दोनों के बीच में है, इसका कुछ डेटा दिया है, इसका कुछ डेटा दिया है, ठीक है। तो हम क्या करें इनका इक्विवेलेंट्स को क्या कर दें इक्वेट कर दें, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 क्या कर दें इक्विवेलेंट ऑफ P4 कर दें, ठीक है। हमें पता है कि फास्फोरस जो है फास्फोरस है किससे 0 से जा रहा है किसमें +5 में, और नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रोजन है वो +5 से किस में जा रहा है +4 में जा रहा है, बाकी और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे HNO3 के तो कैसे निकालेंगे, मास के टर्म्स में पूछ रहा है तो मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 63 इंटू एन फैक्टर के लिए रुक जाओ अभी, ठीक है। P4 का अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, मास दिया हुआ है तो मास मोलर मास से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा मोलर मास का मोलर मास हो जाएगा 124, ठीक है। तो मास अपॉन मोलर मास हो गया, एन फैक्टर के लिए आप रुक जाओ। तो अगर आप HNO3 का एन फैक्टर निकालोगे तो +5 से गया +4 में, मतलब एक का चेंज एक ही एलिमेंट का चेंज हो रहा है, तो एक का चेंज और इसकी एटॉमिसिटी 1, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 1, ठीक है। फॉस्फोरस का देखोगे तो 0 से गया +5 में कितने का चेंज 5 का चेंज
और एटॉमिसिटी कितनी 4, मतलब इन फैक्टर कितना 5 4 20। तो यहाँ से आप जब निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा 630 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 630 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसी चीज़ को कैसे करते हैं, अगर आप इस चीज़ को सपोज पहले वाले तरीके से करते हैं, ठीक है, पहले वाले तरीके से करते हैं क्या मतलब है, मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप इसे कैसे करते हैं, आप इसे और देखो, ठीक है, आप इसे फिर बैलेंसिंग करके करते, बैलेंस करना पड़ता। फिर अगर आप इसे करते P4+HNO3, फिर आपको पहले रिएक्शन क्या करनी पड़ती, बैलेंस करनी पड़ती, ठीक है। अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं पढ़ा होता तो बैलेंस करते H3PO4+NO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो आपका देखो H3PO4 इसमें कितना, आप इसे लेफ्ट टू राइट बैलेंस कर सकते हो, 0.5 यानी कि 20 का चेंज। तो अब 20 का चेंज देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना 20 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसे किससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ क्या आ जाता 1 आ जाता, यहाँ क्या आ जाता 20 आ जाता, ठीक है। फिर आप क्या करते, फॉस इसकी बैलेंसिंग फॉस्फोरस से, इसकी बैलेंसिंग नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन बच जाता, 4H2 आ जाता, ठीक है। टोटल इंक्रीज डिक्रीज कितना आ जाता, टोटल इंक्रीज डिक्रीज आ जाता 20 आ जाता, ठीक है। फिर आपको इसी तरीके से करना पड़ता, आप फिर मोल मेथड लगाते, अपने मोल मेथड लगाते कि आपका 62 ग्राम है, 62 ग्राम है P4 का, 62 ग्राम है P4 का, उसको मोल्स में कन्वर्ट करते कितना आता 0.5 मोल आता, ठीक है। तो आपका कितना इसके 0.5 मोल, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है कि कितना HNO3 रिक्वायर्ड है, एक के लिए चाहिए 20 मोल, तो 0.5 के लिए कितना चाहिए, 0.5 के लिए कितना चाहिए होगा, फिर 10 मोल चाहिए होगा, ठीक है। 10 मोल चाहिए होगा। अब इसको मास में बदलते यानी कि 63 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते, 63 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर क्या आता 630 ग्राम आता। ऐसे करके करते आप फिर, ठीक है। पहले आप रिएक्शन को क्या करते, बैलेंस करते, बैलेंस करते स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आते, आप 62 ग्राम P4 को क्या मोल्स में कन्वर्ट करते, 0.5 मोल आता। फिर आपको चाहिए, एक को चाहिए 20 मोल, तो 0.5 को कितना चाहिए 10 मोल ऑफ HNO3, 10 मोल ऑफ HNO3 इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करते, आपका इसका क्या आ जाता, मास आ जाता, मास ऑफ HNO3 कि आपको रिक्वायर्ड है वो आ जाता, ठीक।